जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम जियोग्राफी की एक नई क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे धरातल जो है, हमारा जो ऊपर का क्रस्ट रहता है, धरातल में परिवर्तन आने वाले जो बल होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितनी भी धरातल पर स्थलाकृतियाँ बनती हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं, वो आखिर कैसे बनती हैं। चाहे धरातल की बात करें, चाहे हम महासागर के नितल की बात करें, मतलब महासागर के जो नीचे का होता है उसे नितल बोलते हैं। महासागर का जो नीचे वाला रहता है नितल, ठीक है ना। जहाँ पर जैसे मान लीजिए महासागर की मैं बात करूँ, नितल को मैं समझा देता हूँ। ये स्थल मंडल है और ये जल है यहाँ पे पूरा। तो ये जो एरिया यहाँ पे है इसे बोलते हैं नितल, ठीक है, नीतल। तो नितल बोलते हैं इसे। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि सागर का जो नीचे वाला रहता है, बेसमेंट रहता है, उसे नितल बोलते हैं, ठीक है ना। तो नितल पर स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं, कटक वगैरह जो भी बनते हैं, सारे छत्र कटक, तो वो बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो वो कैसे बनती हैं, कोई ना कोई फोर्स होगा ना, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी जगह एक स्थिर अवस्था में है, एक साम्य अवस्था में रहती है। जब तक कि उस पर कोई आंतरिक या बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तब तक कोई भी वस्तु एक प्रकार की साम्य अवस्था में रहती है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। पृथ्वी पर अगर मैं अपने धरातल पर बात करूं, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स, मतलब दो प्रकार के फोर्स होते हैं। मतलब हमारी अगर पृथ्वी पर साम्य अवस्था बनी हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई हलचल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बल हैं, धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल है, वो सारे साम्य अवस्था में, मतलब किसी पर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ बच्चों। आपने देखा होगा कि कोई भी आपने एटम पढ़ा होगा, जितने भी साइंस साइड के स्टूडेंट होंगे उन्होंने एटम, मॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़े होंगे। जब भी आप परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में मुख्यतः दो प्रकार के चार्ज आपने देखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव होते हैं। कहते हैं कि कोई भी चीज़ न्यूट्रल रहती है। जैसे ही मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उनमें से कोई मतलब नहीं होता है। जब भी प्लस माइनस जो भी चेंजमेंट आता है, मान लीजिए उसकी बैलेंसी में परिवर्तन होता है, हमारी संयोजकता में अंतर आता है, ठीक है, तब उसमें क्या अंतर आता है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन आए या गए या प्रोटॉन बढ़े, जैसा भी होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन प्लस प्लस दोनों प्लस हैं, 4 प्लस 4 माइनस है, तो इक्वल मतलब जीरो हो गया, कोई चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस है। लेकिन मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन कहीं घूमने के लिए बाहर निकल गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन वो घूमने के लिए सोचा कि नहीं मुझे अब जाना है, मार्केट करने जाना है। उसने जो है अपने 3 भाइयों को रखा कि तुम यहीं बैठो, और ये जल्दी जल्दी में चला गया। और प्रोटॉन इधर बैठे हुए थे इंतजार में कि तुम बेटा जाओ, बहुत मुक्त फ्री होके घूमना चाहते हो ना, जाओ निकलो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ा घुमक्कड़ टाइप का है, तो घूमने निकला और इधर जो 4 बैठे वो हावी हो गए। तब फिर मैं एक बाहर से एक आदमी आता है, अच्छा बोलता है ये घर में अब बताओ कैसा घर है ये, अभी तक तो न्यूट्रल था, अभी कैसा घर बचा। तो वो लोग बोलेंगे यार इलेक्ट्रॉन तो मुझे एक बाहर मिला था, वो घूम रहा था वहाँ पे। तो पक्का यहाँ पे प्रोटॉन 4, मतलब प्रोटॉन की इस बार प्रोटॉन का पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉन के लोग इस समय ज़्यादा हैं। तो ये चार्ज इस समय ये घर जो है पॉजिटिव है। क्यों मैंने बोला पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे पता बाहर इलेक्ट्रॉन एक चला गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन थे, एक बाहर मिला मुझे। तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन के दिखता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये चीज़ें कैसे मुझे पता चली, अनबैलेंस हो गया, पहले बैलेंस था फिर डिसबैलेंस हो गई चीज़ें। तो कैसे पता चली मुझको, क्योंकि मैंने एक चीज़ यहाँ से बाहर हो गई। तो वैसे क्या होता है कि पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले जो बल होते हैं, उनमें अगर कोई थोड़ा सा बड़ा अंतर हो जाता है, तो पृथ्वी पर धरातल पर परिवर्तन आने लगता है, धरातल पर स्थलाकृतियों में परिवर्तन आने लगता है। चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी हो, भूस्खलन हो, चाहे ग्लेशियर का हिमभूस्खलन हो, हिम प्रवाह हो, कुछ भी होता है, सारा क्या होता है डिपेंड करता है कि धरातल पर जो परिवर्तन लाने वाले बल होते हैं उन पर अगर थोड़ा सा भी असंतुलन आ गया, तो समझ लीजिए कि हमारे पृथ्वी में, हमारे अर्थ में, हमारे क्रस्ट में कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन आएगा, जिसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल डिसास्टर भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अभी तक हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम में जब टर्की और सीरिया में भूकंप आया तो हम उस टॉपिक को लेकर आ गए। तो मैंने उस समय यही कहा था बच्चों कि मैं भूकंप इसलिए लेकर आया हूँ, अर्थक्वेक, क्योंकि कई बार होता है बच्चों कि अचानक से कोई टॉपिक उठा लो तो लोगों को लगता है कि अभी तक तो आप सर जो इंडियन ज्योग्राफी में थे, कोई पढ़ा रहा था, अचानक से टॉपिक आ गया। मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा, आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, सारा कुछ पढ़ाऊंगा। इसके बाद यूपी स्पेशल में पीएससी में जो अलग से सब्जेक्ट जुड़ा है उसको भी पढ़ाऊंगा। मैंने सारे कमिटमेंट कर दिए थे 1 बाय 1, उसमें मैं
अपनी बात को रख रहा हूँ, वन बाई वन मैं अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं अकेला ही इस वीडियो को बनाता हूँ, शूट करता हूँ, तो मैं अकेले करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे अन्य भी काम करने होते हैं। ठीक है ना, समय समय की बात है, समय बलवान होता है, बलवान बनाना पड़ता है, समय बलवान नहीं होता, समय संभवतः बलवान होता है, समय को बलवान बनाना पड़ता है। तो चलिए बात करता हूँ, मैं उसमें अलग डिस्कस करूँगा, तो समय की बात करूँगा कि समय क्या होता है समय में, तो वो बात की बात है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो मैं जैसे कि ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूकंप मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने भूकंप आते कैसे हैं, कौन सा ऐसा फोर्स लगता है, किस फोर्स की वजह से भूकंप आते हैं, ये भी मैंने बताया था। लेकिन मैंने कहा है कि मैं डीप डिटेल कर, मतलब ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, मैं डीप में आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि आखिर क्या है चीज़ें। आपको पता भी तो चलना चाहिए कि अगर पृथ्वी में पहाड़ बन गया है, पर्वत बन गया है, तो कौन सा ऐसा बल है जो पर्वत को निर्माण कर देता है, पर्वत को बना देता है, पठार को बना देता है, मैदान को बना देता है, जो लैंड फॉर्म बहुत सारे बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, भूकंप कैसे आ जाता है, ज्वालामुखी कैसे आ जाता है, आखिर जो ग्लेशियर का स्लाइडिंग हो जाता है वो कैसे हो जाता है, कैसे स्लाइड करके नीचे आ जाते हैं तो सारी चीज़ें मैंने आपको कहा था। तो वही चीज़ आज यहाँ पे मैं एक नया चैप्टर लेके आया हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही चैप्टर है, धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल। ठीक है बच्चों, धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है मोटिवेशन थॉट, उस पर हम लोग बीच में कहीं अभी इसी वीडियो के बीच में हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता है। आज हम एक नया जो टॉपिक है धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे, चाहे थोड़ी सी क्लास बड़ी भी हो जाए, लेकिन बच्चों आप जो है पेशेंस बनाए रखिएगा। आप लोगों से एक और मेरी जो है थोड़ा सा कह सकते हैं आप गुजारिश है, आप समझ लीजिएगा कि वीडियो को जो लोग देखते हैं वो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा, सब्सक्राइब अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दिया करिएगा, इसमें दबाने का आपको कोई पैसा नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे दोस्तों को भी अपना इस ज्ञान को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि नई है, मान लीजिए आपको लगता है कुछ नया है हमने, क्योंकि कई बार होता है बच्चों में आपस में होता है कि वो एक ईर्ष्या टाइप की रहती है कि नहीं मैं उसको भेजूंगा तो वो ज़्यादा पढ़ लेगा या उसे भेजूंगा, ऐसा आप मत रखिएगा। मैं हमेशा क्लास में डिस्कस करता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है, इस बात की मैं आपको जो है गारंटी दे सकता हूँ, इस बात का मैं साक्षात प्रमाण हूँ आपके सामने, इस बात क्योंकि आपके बीच से मैं उठ के आया यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आप इस बात को कतई मत घबराइएगा, कतई मत सोचिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप अगर आपको लगता है कि मैं अपने दोस्तों को भी शेयर करूं, उसको पता नहीं तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। आपको शेयर करने में कोई इसमें खर्चा नहीं लगने वाला, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको बटन ही दबाना है, कर दीजिएगा। आपको बेल आइकन अगर दबा देंगे आपको तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, हमारी कोई वीडियो आएगी। अगर आपको यूज़फुल लगता है तब, ऐसे मत दबाइएगा, आप ऐसे मत सब्सक्राइब करिएगा कि आप जो है मान लीजिए पढ़ने के उद्देश्य से नहीं आए हैं तो आप मत कतई मत करिएगा, क्योंकि मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ। मुझे वही बच्चे चाहिए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। भले मेरे पास 10 सब्सक्राइबर रहें, 20 सब्सक्राइबर, लेकिन 20 के 20 ही पढ़ने वाले होने चाहिए। मतलब 20 रहें तो 20 ही वीडियो देखें, बढ़िया है। पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं समझा पाता तो आप मुझे बताइए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके आप मेरा जो है बताइए कि मैं सर मैं क्या आपको नया समझाऊँ, क्या आपको समझ में नहीं आया है, मुझे आप बताएं। अगर मैं आपके सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स क्वेरी को नहीं कर पाता हूँ तब आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये मेरी आप जो भी कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा बीच में इसलिए बोला क्योंकि ज़रूरी लगा। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं, पहले आप स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो धरातल पर परिवर्तन लाने वाले जब बल की बात होती है तो दो मुख्यतः बल आते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक मतलब आंतरिक बल और एक्सोजेनेटिक मतलब बाह्य बल। जब भी इंडोजेनेटिक फोर्स की बात होगी, आंतरिक बल की बात होगी, तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं, सृजनात्मक बल होते हैं। क्या होते हैं, सृजनात्मक बल होते हैं। कैसे बल होते हैं, सृजनात्मक मतलब किसी संरचना को, किसी रचना को क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, क्रिएटिव फोर्स होते हैं, सृजनात्मक बल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बाह्य बल की बात करूँगा तो ये विनाशकारी बल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, विनाशकारी बल होते हैं, विनाशकारी बल होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि विनाशकारी। अब क्यों होते हैं, वन बाय वन। पहले मैं जो है आंतरिक बल एंडोजेनेटिक फोर्स पर डिस्कस करूँगा, इसके बाद मैं एक्सोजेनेटिक फोर्स पर डिस्कस करूँगा, बस आप पेशेंस बनाए रखिएगा। तो ये सृजनात्मक बल होते हैं। जब भी मैं आंतरिक बल की बात करूँगा तो इसमें दो प्रकार के बल आएंगे, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक अंतर्जात बल। पटल विरूपणी बल मतलब डायाट्रॉपिक फोर्स और सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है, डायाट्रॉपिक फोर्स और सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। अब डायाट्रॉपिक फोर्स इसलिए मैंने बताया इंग्लिश में ताकि आपको समझ में, पटल विरूपणी बल हिंदी में थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन डायाट्रॉपिक फोर्स बोलते हैं।
ये पटल विरूपणी बल दीर्घकालिक बल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? दीर्घकालिक बल होते हैं। दीर्घकालिक बल होते हैं। दीर्घकालिक बल होते हैं मतलब ये बल धीरे धीरे काम करते हैं और एक लंबे समय के बाद, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये बल का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। कौन? पटल विरूपणी बल, डायाट्रॉपिक फोर्स। कौन से बल होते हैं? डायाट्रॉपिक फोर्स। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना। पटल विरूपणी बल, डायाट्रॉपिक फोर्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि इन बलों का प्रभाव काफ़ी दिनों के बाद, लाखों करोड़ों वर्षों बाद ये आपको दिखाई देता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ, पटल विरूपणी और आकस्मिक। आकस्मिक मतलब सडन एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। आकस्मिक अंतर्जात बल। आकस्मिक अंतर्जात बल में क्या क्या आते हैं? भूकंप, ज्वालामुखी और हिमपात, हिम प्रवाह और भूस्खलन। ये जो चार आपको चीज़ें दिख रहे हैं, भूकंप, आपदा है, ज्वालामुखी, हिम प्रवाह, भूस्खलन, ये आकस्मिक अंतर्जात बल होते हैं। आकस्मिक अंतर्जात जैसे नाम से ही समझ में आ रहा हो, सडन मतलब अचानक, तुरंत, मतलब ये बल धरातल पर थोड़े समय के लिए परिवर्तन लाते हैं। अब समझ लीजिए ये ऐसे बल हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं, सडन एंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। जब थोड़े समय में आने पर इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी तबाही मचा देते हैं, तो समझिए अगर हमारे लंबे समय तक आते तो क्या होता? हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता। इस बात पे आप गौर करिएगा कि एंडोजेनेटिक फोर्स से भूकंप भी आता है तो एक छोटी सी, कब 5 मिनट के लिए आ जाए, कब 2 मिनट के लिए परिवर्तन आए, कब 1 सेकंड के लिए आए, कब 10 सेकंड के लिए, उतने में कितनी तबाही कर देता है। ज्वालामुखी और हिम प्रवाह, भूस्खलन, ये जो चार आपदाएं आपको दिख रही हैं, चार चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये आकस्मिक अंतर्जात बल के अंतर्गत आती हैं, सडन एंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत आती हैं। कई बार पूछ लेता है कि भूकंप किस बल के अंतर्गत आती है, तो अंतर्जात मतलब आकस्मिक अंतर्जात बल। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। भूकंप पर हमने चर्चा कर लिया था। अगर हमें लगा कि भूकंप पर एक क्लास और लेनी चाहिए, क्योंकि इस बार प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, इन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि एंडोजेनेटिक फोर्स में सडन एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में ज़रूर आप पढ़िएगा, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहाँ बता दिया है। इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि ये अभी हाल ही की करंट की घटना है, बहुत बड़ी घटना है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ज्वालामुखी, हिमप्रवाह, भूस्खलन, इसको भी दिमाग में आपको रखना है। ये भी एंडोजेनेटिक फोर्स के क्या है? सडन एंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं पटल विरूपणी बल, जिसे दीर्घकालिक बल कहते हैं। आकस्मिक अंतर्जात बल बता दिया मैंने कि धरातल पर जो परिवर्तन लाते हैं, एक कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए परिवर्तन आते हैं और एक लंबा सा आते हैं और बहुत भारी तबाही करके जाते हैं, जिसके अंतर्गत ये आते हैं। तो आकस्मिक अंतर्जात बल पता चल गया। पटल विरूपणी बल धरातल पर परिवर्तन लाने वाले ऐसे बल हैं जो धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष तक अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये बल जो होते हैं मतलब धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं, मतलब लाखों करोड़ों वर्ष का समय लेते हैं। तो दीर्घकालिक बल होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार के बल और इसके विभाजित कर 2 प्रकार के भाग इसके बन जाते हैं। कौन कौन से? महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल इसे बोलते हैं इपीरियोजेनिक फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? इपीरियोजेनिक फोर्स बोलते हैं महादेशजनक बल। याद रखिए, इंग्लिश में इपीरियोजेनिक फोर्स बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, कभी आप घबराइएगा नहीं कि हम नया नाम सुन रहे हैं, कोई नया नाम है, कोई अभी सुने नहीं है। तो याद रखिए, इपीरियोजेनिक फोर्स बोलते हैं महादेशजनक बल। इसमें निर्गमन आता है और निमज्जन आता है। याद रखिएगा बच्चों, निर्गमन आता है, निमज्जन आता है। मैं हमेशा आपको 2 चीज़ बताता रहा हूँ। जब मैंने ज्वालामुखी पढ़ाया, उसी में बीच बीच में भूकंप पढ़ाया, भूकंप पढ़ाया, बीच बीच में ज्वालामुखी शब्द पढ़ाया। इंडियन ज्योग्राफी में जब पढ़ा रहा था, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह में बीच बीच में ला रहा था, तो वहाँ पे मैं 2 शब्द यूज करता था, सबमर्जेंस, इमरजेंस। तो वो महादेशजनक बल के ही 2 पार्ट हैं, 2 अंतर्गत आते हैं। मतलब निर्गमन और निमज्जन जो रहते हैं, इमरजेंस और सबमर्जेंस। निर्गमन मतलब होता है निर्गमन, मतलब बाहर की ओर, ऊपर की ओर उठना। कोई चीज़ जो नीचे धंसी हुई है उसका ऊपर की ओर उठना निर्गमन कहलाता है। इमरजेंस, इंग्लिश समझे, इमरजेंस। और अगर कोई चीज़ धंस रही, नीचे धसाव करती हुई नीचे की ओर जा रही है, उसे बोलते हैं निमज्जन, सबमर्जेंस। मर्जेंस होना, कोई प्लेट जिसका घनत्व ज़्यादा है, ये प्लेट कम घनत्व की है, मैंने बताया था ना। अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, सबमर्जेंस हो जाती है। ठीक है, वो नीचे चली जाती है। नीचे मैग्मा रहता है, मतलब मैग्मा क्या दुर्बल मंडल है, लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर ऊपर क्या है? एस्थोनोस्फीयर है, ऊपर, हाँ,
नीचे दुर्बलता मंडल है जहाँ पर क्या होता है सारी चीज़ गलित अवस्था में है। ऊपर क्या है लिथोस्फीयर, नीचे एस्थेनोस्फीयर है। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? लिथोस्फीयर जो ऊपर का क्रस्ट होता है उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके नीचे क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर होता है। एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है बच्चे कि दुर्बल मंडल है, मतलब एक प्रकार का उसे हिंदी में दुर्बल मंडल बोलते हैं, इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। उसमें क्या होता है पूरा मैग्मा भरा हुआ है, द्रव अवस्था में गलित अवस्था में रहता है। तो वो जो प्लेट नीचे जाएगी वो सबडक्ट होकर क्या हो जाती है, एक प्रकार की गलित हो जाती है। मैंने चीज़ बताई थी कि किसी चीज़ का वॉल्यूम मान लीजिए वॉल्यूम मान लीजिए उसका आयतन कितना है 3 मीटर क्यूब का है मान लीजिए, ठीक है ना। अब वॉल्यूम उसका 3 मीटर क्यूब का है, लेकिन मान लीजिए उसमें 3 लीटर क्यूब मतलब 3 लीटर उसमें आ सकता है, उसका वॉल्यूम इतना है। लेकिन उसमें अगर 4 लीटर हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, वो जो डिब्बा फटने लगेगा क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के बाद वो जो लिक्विड होगा बाहर आने लगा, क्योंकि लिक्विड में प्रेशर बढ़ा और उसमें वैसे भी टेम्परेचर ज़्यादा था तो बाहर आने का प्रयास करता है, इसी ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है। इसको भी हम लोग पढ़े थे, आगे भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो निर्गमन और निमज्जन आपने समझ लिया होगा। इसको सबमर्जेंस बोलते हैं, निमज्जन को इसे डाउन रैप भी बोलते हैं, डाउन रैप भी बोलते हैं, याद रखिएगा, डाउन रैप भी बोलते हैं। निर्गमन मैंने बता दिया था आपको कि कोई चीज़ है मान लीजिए उसमें फोर्स लगा, मान लीजिए ये है, ये ऐसे प्लेट थी एक प्रकार के, नीचे से संवहन रेखाएं होती हैं, संवहन कन्वेक्शन करंट संवहन धाराएं बहती हैं, मैं बताऊँ क्या होती है। तो जब फोर्स लगाती है तो ये ऊपर की ओर ऐसे उठ जाएगा, अगर धरातल का ऊपरी भाग जो होता है लिथोस्फीयर क्रस्ट होता है, जब ऊपर की ओर ऐसे उठ जाएगा उसे बोलते हैं, ऊपर की ओर उठना मतलब निर्गमन बोलते हैं, इमरजेंस बोलते हैं। तो ये महादेशजनक बल के अंतर्गत आते हैं, जो दीर्घकालिक बल होते हैं, एक लंबे समय के बाद ये परिवर्तन लाते हैं। डायोट्रॉपिक के अंतर्गत आता है इपीरियोजेनिक फोर्स, ठीक है। अगर मैं पर्वत निर्माणकारी बल की बात करूंगा तो पर्वत निर्माणकारी बल ये भी क्या है, पटल विरूपणी बल है, मतलब दीर्घकालिक बल है। तो पर्वत निर्माणकारी बल में 2 बल आते हैं, दबाव मूलक बल और तनाव मूलक बल, टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स, ठीक है। मैं हमेशा बात करता था कि प्लेट में दबाव मूलक बल लग रहा है, तनाव मूलक बल लग रहा है। तो जब मैं दबाव मूलक बल की बात करूँगा, तनाव मूलक बल की बात करूँगा, तो मैं इसको यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं आ पाएंगी। क्योंकि दबाव मूलक बल में जब बात करूँगा तो दबाव मूलक बल में क्या होंगे, 2 प्रकार की चीज़, फोल्ड माउंटेन आपने सुना होगा, वलन और समवलन आएगा। तनाव मूलक बल में क्या हो जाएगा, झटकन आ जाएगी, क्रैकिंग आ जाएगी, भ्रंश आ जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा। क्रैकिंग और फॉल्ट 2 चीज़ यहाँ पे आएंगे तनाव मूलक बल में। अब फॉल्ट की जब मैं बात करता हूँ, फॉल्ट कितने प्रकार के, मुख्यतः 5 प्रकार के फॉल्ट होते हैं। और जब मैं यहाँ पे फोल्ड की बात करूँगा, वलन की बात करूँगा, तो मुख्यतः 5 प्रकार के फॉल्ट भी होते हैं, क्या होते हैं, वलन भी होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ पे जब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो इसके बाद हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जो पर्वत निर्माणकारी बल है उसमें दबाव मूलक बल और तनाव मूलक बल, इन दोनों को मैं भी जो इसको रेज करके आपको चीज़ समझा रहा हूँ कि कौन कौन से जो है फोल्ड होते हैं। कभी पूछता नहीं है डिटेल में, अगर मान लीजिए आ गया ऑप्शन आप लिए हुए, मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लीजिए बताइए कि क्या कहते हैं तनाव मूलक बल में जो क्या कहते हैं वलन होता है कितने प्रकार के होते हैं, वलन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया, शॉर्ट आंसर लिखना है आपको, मान लीजिए 20 शब्द में लिखना है या 50 शब्द में लिखना है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं आराम से, अगर आप पढ़ें उसके प्रकार आप जानते हैं तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होंगी। मैं बाह्य बल में अभी आ रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं जो है आंतरिक बल आपको बता रहा था वो मैंने बता दिया है। अब पर्वत निर्माणकारी बल बचा हुआ है, मैं इसको इरेज करूँगा और फिर आपको जो चीज़ें बताऊँगा। तो बच्चों ऐसे ही मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1, बस आप पेशेंस बना रखिएगा। तो मैं बता रहा था पर्वत निर्माणकारी बल, जब पर्वत निर्माणकारी बल की बात कर रहा था बच्चे, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें जो है 2 प्रकार के बल होंगे, दबाव मूलक और तनाव मूलक। जैसे एक प्लेट है, इसमें 2 प्रकार के फोर्स लग रहे हैं। तनाव मूलक बल किसे कहते हैं, मैंने कई बार चीज़ें बताई हैं। तनाव मूलक बल टेंशन फोर्स, एक प्लेट है जिस पर 2 अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जब तक F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 फोर्स इधर लग रहा है, F1 F2 बराबर हैं, F1 बराबर F2 हैं, इस प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। F1 बराबर F2 बराबर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपको साइंस में पता होगा फोर्स का यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है। तो 4 न्यूटन है, तब तक कोई फोर्स नहीं पड़ेगा। अब F1 भैया को जो है कहीं से ताकत मिल गई, मान लीजिए इनके आसपास कोई दूध की दुकान थी, बॉर्नवीटा की दुकान थी, इनको बॉर्नवीटा मिल गया, इधर से क्या मिल गया, बॉर्नवीटा मिल गया इनको। अब इनके अंदर जब बॉर्नवीटा पी लिए और बगल में जो है इनको जो है क्या मिल गया,
मान लीजिए इनको ग्लूकोन डी मिल गया, इधर जो है ग्लूकोन डी मिला, मान लीजिए इनको ग्लूकोन डी मिला, इनको बॉर्नवीटा मिल गया। अब बॉर्नवीटा दूध के साथ पी लिया, इनको ताकत ज़्यादा मिल गई। मान लीजिए इनके ताकत में इजाफा क्या हो गया, 4 था दोनों में, अब इनका 5 न्यूटन फोर्स हो गया। ये इनका जो है 4.5 है। भाई इन्होंने क्या बॉर्नवीटा पिया था ना, और इन्होंने बॉर्नवीटा पिया था, इन्होंने क्या पिया था, मान लीजिए इन्होंने क्या पिया था, ग्लूकोन डी पी थी। अब इनका फोर्स बढ़ गया, ये 5 न्यूटन हो गया, 4.5 है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, अब ये ज़्यादा खींच लेंगे, ये कम खींचेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, खींचेंगे तो, लेकिन खींचेंगे ज़्यादा, लेकिन ये भी ताकत खूब लगाएंगे। भाई कुछ दूर तक तो ये प्लेट इधर जाएगी, लेकिन ये भी ताकत लगाएंगे। जब ताकत लगाएंगे तो एक समय के बाद यहाँ पे ये प्लेट सोचेगी अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, नहीं मानेंगे इसे, तो कहती मैं ही थोड़ा सा अपने आप को क्रैक कर दूँ, क्योंकि मेरे ऊपर दबाव तो पड़ ही रहा है, वो खिंचाव तो पड़ ही रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं वीक पॉइंट, हर चीज़ का वीक पॉइंट होता है। मैं अगर मान लीजिए एक पेज ले लूँ, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, इस पर मैं मान लीजिए फोर्स लगा रहा हूँ, मान लीजिए फोर्स लगा रहा हूँ, ये पेज है हल्का सा, अब इसमें फोर्स लगा रहा हूँ मैं, जब तक फोर्स लगाऊँ तब तक नहीं होगा। अगर मैं एक तरफ से फोर्स लगा दूंगा तो ये फट, देखो यहाँ से फटा ना, यहाँ से मैं पेज, देखो सॉरी मैंने नया पेज कर दिया, लेकिन आपको बताने का मतलब है कि मैं तनाव मूलक बल लगा रहा था और दोनों फोर्स मैंने इधर से लगाया, दोनों ऐसे थे, लेकिन मैं इसका मान लीजिए 4 न्यूटन था, इसका 5 न्यूटन था, लेकिन इस पेज का एक वीक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर निकला और ये यहाँ से दोनों चीज़ अलग हो गई, क्रैकिंग पड़ा और जो है अलग अलग हो गई। ठीक है, मैं इस पेज का यूज़ कर लूँगा, ऐसी बात नहीं है, मैं हर पेज का यूज़ करता हूँ, मैं किसी चीज़ को फेंकता नहीं हूँ। मेरे पास यही है कि मैं हर चीज़ का अपना यूज़ कर लेता हूँ। छोटा सा पेज है उसको भी कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँ, चाहे मैं उसका रफ़ ही कर लूँ, लेकिन मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ, ऐसे नहीं फेंकता मैं। जब यूज़ करने के बाद फिर समझता हूँ कि अब मान लीजिए नहीं, अभी मैं इसका यूज़ करने योग्य हूँ, क्योंकि अभी मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, तो फिर मैं इसको जो है बगल कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्रैकिंग आ गई, तो इसे बोलते हैं फॉल्ट बोलते हैं, क्रैकिंग बोलेंगे या तो फॉल्ट। ठीक है, क्रैकिंग। तो यहाँ पे तनाव मूलक बल कितने प्रकार के हो गए, मान लीजिए तनाव मूलक बल की जब बात करूँगा तो यहाँ पे 2 प्रकार की चीज़ें आ गई आपको। तनाव मूलक बल में क्या आ गया आपको, चटकन पड़ गई या भ्रंश, फॉल्ट जिसे कहते हैं, फॉल्ट हो गया, और चटकन मतलब क्रैकिंग। ठीक है, तो चटकन, क्रैकिंग, भ्रंश 2 आ गए यहाँ पे। तो चटकन जब हो गया यहाँ पे, तो चटकन पहले पड़ी, फिर इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा तो दोनों लोग अलग अलग निकल गए, तो ये फॉल्ट हो गया। क्या हो गया, फॉल्ट। तभी तो भ्रंश पर्वत बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है ये भैया ये अलग अलग करके निकल गए, ये भाई जैसे मान लीजिए अलग अलग करके निकल गए, बीच में थोड़ा सा कोई पार्ट है, ये नीचे चला जाएगा ऐसे करके ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया ये, अब यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट था ये नीचे चला गया, तो ये बन गया, क्या बन गया, यहाँ पे भ्रंश घाटी बन गया, और ये जो उठा हुआ भाग रह जाएगा ये क्या बन जाएगा, भ्रंश पर्वत बन जाएगा। भ्रंश पर्वत, मैंने बताया था भ्रंश पर्वत क्या होते हैं, ये भ्रंश पर्वत बन गया। जैसे सतपूर्णा, विंध्या, ये दोनों उदाहरण है भ्रंश पर्वत के। तो याद रखिएगा भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, आ गई हैं, उदाहरण मैंने दे दिए जो मुझको देना था जैसा भी। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको भ्रंश कितने प्रकार का होता है। भ्रंश कई बार प्रश्न अगर मान लीजिए पूछ लिया, भ्रंश तो आपने कह दिया, लेकिन पूछ लेगा कि भ्रंश कितने प्रकार का होगा, तब आप क्या करेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि भ्रंश मुख्यतः 5 प्रकार का, सामान्य भ्रंश, सामान्य भ्रंश हो जाएगा, सोपानी भ्रंश हो जाएगा, सोपानी भ्रंश। ठीक है, ट्रांसकरेंट भ्रंश, ट्रांसकरेंट भ्रंश। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई आपको। तो क्या बताया मैंने, सामान्य भ्रंश, सोपानी भ्रंश, ट्रांसकरेंट भ्रंश और व्युत्क्रम भ्रंश, एक दिमाग व्युत्क्रम भ्रंश। और तो यहाँ तक समझ में आ गई, एक ट्रांसकरेंट होता है, सोपानी भ्रंश। हाँ, तो यहाँ मैंने सोपानी बता दिया, ट्रांसकरेंट बता दिया और व्युत्क्रम बता दिया, और मुझे एक दिमाग में नहीं आ रहा है, भ्रंश घाटी और रैंप घाटी 2 और हाँ इसमें होती है। भ्रंश घाटी बनेगी, अभी मैंने बताया ही था, भ्रंश घाटी और रैंप घाटी। तो यहाँ समझ में आ गया, सामान्य भ्रंश, सोपानी भ्रंश, ट्रांसकरेंट भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, भ्रंश घाटी और रैंप घाटी। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना, इतना यहाँ पे होता है। ठीक है ना। अब मैं दबाव मूलक बल की बात करता हूँ। दबाव मूलक बल की बात करूँगा, संवलन आएगा, संवलन और वलन, रैपिंग और फोल्ड, फोल्डिंग। ठीक, फोल्डिंग, फोल्डिंग देखी नहीं देखी है, मैं बताया था आपको कि फोल्डिंग एक जो है चारपाई टाइप की होती है, उसे फोल्ड कर देते हैं, फोल्डिंग, तो वो फोल्ड। अब यहाँ पे वलन की बात होती है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है एक चट्टान है, एक चट्टान की बात कर रहा हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 चट्टानों में फोर्स लग सकता है, एक तरफ दोनों में एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के
आमने सामने फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये इधर से फोर्स लगा रहा है आमने से, इधर से एक दूसरे का अपोजिट लगता है तो इधर ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अपोजिट हो गया, एक दूसरे के आमने सामने फोर्स लगा रहे हैं। अब दो चट्टानों में फोर्स लग सकता है, एक अलग एक चट्टान में भी फोर्स लगता है, ये ऐसे करके। मान लीजिए दो चट्टानों में लगा तो एक चट्टान का घनत्व तो ज़्यादा है, दूसरी चट्टान का घनत्व तो कम है, तो अधिक घनत्व वाली चट्टान कम घनत्व वाली चट्टान की क्या हो जाती है, नीचे सबडक्ट हो जाती है। तो ऐसे करके ये थी, एक चट्टान इधर सबडक्ट हो गई है, फोर्स लग रहा था ये नीचे चली गई, तो इसका क्या हो जाएगा, सबमर्जेंस हो गया। और नीचे क्या है, मेल्ट अवस्था में, द्रव अवस्था में दुर्बल मंडल है, स्फीयर है। यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है, ये पूरा पिघल जाएगा, पिघलने के बाद इसका जो है आयतन उतना ही है, डिब्बे में आयतन उतना ही है, लेकिन ये जो इसका जो आयतन बढ़ गया है, जो लिक्विड बढ़ गया है वो कहीं ना कहीं निकलेगा, प्रेशर पड़ेगा चारों दीवारों पर, तो बाहर जब निकलता है तो ज्वालामुखी उद्गार होता है। ये चीज़ मैंने बताई थी, आगे फिर बताऊँगा। ये बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए एकदम बिल्कुल मक्खन की तरह, क्रीम की तरह कि मक्खन क्रीम देखा नहीं कि देखा है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो फिसलना नहीं है, मतलब पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, याद रखिएगा बात। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब जब मैं बात इसकी कर देता हूँ, जब मैं बात इसकी करूँगा तो मान लीजिए इसमें दो फोर्स लगा, एक प्लेट है। अब एक प्लेट में मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है कि प्लेट में फोर्स लगा, दोनों फोर्स लग रहे हैं। अब एक तरफ का फोर्स मैंने फिर से बताया बढ़ गया, मान लीजिए दोनों फोर्स लगाए तब तक सही है। अब ये प्लेट में क्या हो जाएगा, इसमें जो फोर्स लग रहा है तो बोल रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, उतने में रुका हुआ है। तो प्लेट सोचेगी कि यार क्या करूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ तो मैं खिंचाव तो हो नहीं रहा कि मैं जो है अपने आप को क्रैक कर दूँ। अब यहाँ पे सोचेगी कि क्यों ना मैं जो है नागिन की तरह डांस करने लगूँ। अब ये इसके दिमाग में आया मैं नागिन की तरह डांस करूँगी। अब जब डांस करने का मन हुआ, दोनों तो फोर्स लगा रहे हैं, करो डांस, इधर से बोल रहा है ये इधर से बोल रहा है बोल, तो वो क्या कर देगी, नागिन की डांस ऐसे करेगी, ये ऐसे करके करना स्टार्ट कर देगी ये। तो ये ऐसे करके जो है इसमें एक प्रकार का फॉल्ट पड़ जाता है, ये ऊपर उठा हुआ क्या फॉल्ट पर्वत कहलाता है, ये घाटी कहलाएगी। तो यहाँ पे ऐसे करके जो है वलन घाटी, यहाँ पे वलन पर्वत हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी नवीन पर्वत होते हैं, वलित पर्वत हैं, एंडीज रॉकीज़ हैं या माल हिमालय पर्वत है, तो ये क्या है, सभी इसके उदाहरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक प्रकार का इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो है वलन नति अभिनति आ जाता है, ठीक है ना, अवनति अभिनति आ जाता है। तो इस बात को दिमाग में रखना, ये चीज़ें भी आती हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका एक नया चैप्टर भी रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग इसका जो है बस एक प्रकार की क्लास ले रहे हैं कि धरातल में बल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बस इतना हमको जानना है। बाकी कि वलन क्या होता है, दबाव मूलक बल के अंदर अगर पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो पर्वत में जब इसका नाम आएगा तो और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। यहाँ तक मैंने बता ही दिया आपको चीज़ें। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए आपको थोड़ा सा कोई डाउट रहे, तो मैं आपको पहले ही पूरी तरह से छूट दे रखा हूँ। बस आप अगर आपको कोई दिक्कत जाए, आपको कोई परेशानी जाए, आप अगर मान लीजिए कोई क्वेरी है, तब आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कुछ भी करेंगे, तब मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अदरवाइज़ ऐसे आप कभी टेक्स्ट मैसेज कॉल कभी मत करिएगा, ठीक है। अगर मुझे भविष्य में कुछ ऐसा लगेगा तो मैं नंबर को कुछ दूसरा ऐसा नंबर डालूंगा जिसमें आपकी बात ही सिर्फ हो पाएगी। और क्योंकि ये एक प्रकार का नंबर जो दिया जा रहा है आपके क्वेरी को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, कोई आपको जो बताया जाता है, तो आप उसका मिसयूज ना करिए, यूज ही करिएगा। तो आप पूछेंगे तो आपको जरूर बताया जाएगा। मैंने आपको बताया ना, हर चीज़ का सोल्यूशन मैं दूंगा, लेकिन आप सही तरीके से पूछना और सही तरीके से पढ़ेंगे। आप मुझे लगेगा कि आपने सही में पढ़ा है, वाकई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, तो आपको चीज़ें बताई जाएंगी। जब मैं बात करूँगा यहाँ पे कि वलन कितने प्रकार का होता है, तो वलन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सामान्य वलन होता है, एकनत वलन होगा, एकनत वलन, और यहाँ पे असामान्य वलन, ग्रीवाखंड इसे बोलते हैं नापे, याद रखिएगा। इसका एक ग्रीवाखंड भी आता है, वलन का एक प्रकार ग्रीवाखंड, नापे, असामान्य वलन, एकनत वलन, सामान्य वलन, याद रखिएगा। ये चार चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। और इसके बाद श्यान वलन पढ़ लीजिए, एक और है क्या, श्यान वलन है, श्यान वलन। तो कभी प्रश्न आए कि वलन और भ्रंश में क्या अंतर है, वलन और भ्रंश क्या होता है, और शॉर्ट में आंसर देना है, तो आप उसके प्रकार भी लिख सकते हैं, सामान्य वलन, श्यान वलन, एकनत वलन, असामान्य वलन, ग्रीवाखंड, नापे। बस इसके नाम लिख दीजिए, 20 शब्द में तो लिखना है आपको, इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करनी है, 20 शब्द में लिखना है, तो ज़्यादा आप लिख नहीं सकते हैं। आप बस उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी चीज़ों को बताएंगे, ज़्यादा आप बताएंगे नहीं डीप में, क्योंकि उसमें वहाँ बताने से कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ज़्यादा लिखना नहीं मांगते हैं। कोई भी एग्ज़ाम है, अगर मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप MMSC टेट CTET वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर इंटरव्यू कहीं पूछा जाता है आपको, तो यही पूछा जाएगा,
पूछ सकते हैं कि भ्रंश में निम्न में से भ्रंश का कौन सा प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन दे दिया, कुछ उल्टा सीध के बना दिए और दे दिया नहीं है। कि ग्रीवा खंड नापी किसके अंतर्गत आता है, वलन के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें भी आपको समझना जरूरी होता है। तो आशा करता हूँ मैं कि आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो आंतरिक बल के बारे में चर्चा कर रहे थे, आंतरिक बल के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो ख़त्म हो चुका है। मतलब यहाँ तक आंतरिक बल के बारे में सारी मैंने डिटेल में चर्चा कर ली है। अगर एक प्रश्न कभी कभी बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि आंतरिक बल में जो बता रहा था एंडोजेनेटिक फोर्स, आखिर जो एंडोजेनेटिक फोर्स उत्पन्न कहाँ से होते हैं। भाई मैंने बताया ना कि आंतरिक बल पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, तो अंदर से कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये भी आपके दिमाग में बात होगी कि क्यों अंदर से बल उत्पन्न होते हैं। अंदर क्या कोई मशीन लगी हुई बल बनाने की, अंदर कोई काम कर रहा है, या अंदर कोई लोग कुछ कर रहे हैं, या कुछ ऐसी कौन सी मशीन अंदर लगी हुई है। तो मैं आज उस मशीन के बारे में चर्चा करूँगा कि पृथ्वी के अंदर एक मशीन भी है जो बल बनाती है, उसे बोलते हैं आंतरिक बल। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि पृथ्वी के अंदर मशीन है। यस, वाकई में मशीन है। हाँ, मैं चर्चा आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको कौन सी मशीन है। कर ही लेता हूँ चर्चा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर ऐसा कोई प्रश्न रहे। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लाइव पढ़ा रहे होते, प्रयास यही है कि बहुत जल्द 1-2 क्लास के बाद हम लोग लाइव आने का प्रयास करेंगे। कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें रहती हैं कि कैसे क्या ना, क्योंकि लाइव आने से क्या होता है कि अभी हमको पता नहीं है क्या कैसे चीज़ें सेटअप होता है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है बहुत जल्द लाइव आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वो इंस्टाग्राम का नाम आ रहा है। इंस्टाग्राम तो मैं वहाँ पे कभी लाइव गया नहीं, वहाँ पे भी लाइव नहीं गया ना, मैं यहाँ पे यूट्यूब में कभी लाइव गया हूँ। हाँ, एक बार फेसबुक में गया था, वो समय पहले की बात है। वो जो मेरा एक अकाउंट था उसमें जो है मैं गया था, वो लॉकडाउन की बात है, तब वो बहुत पुरानी बात है। तो मैं आज तक कभी लाइव नहीं गया, तो मैं लाइव आने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें जो है कुछ क्या कहते हैं क्राइटेरिया होता है, कुछ इसमें प्रोसीजर होता है यूट्यूब में, तब जाके आप लाइव आ सकते हैं। तो आसान नहीं है, तो मैं प्रयास करूँगा। लेकिन मैं जब आऊँगा तो आपसे मतलब बातें होंगी, आप जुड़ेंगे, तो आप क्वेरी बताऊँगा, आपके जो मन में डाउट होंगे उनको यहीं पे सॉल्व किया जाएगा, नहीं होगा तो बाद में करेंगे। तो एक प्रश्न आता है कि आंतरिक बल आखिर आते कहाँ से हैं, कौन सी ऐसी मशीन पृथ्वी के अंदर लगी हुई है, आंतरिक बल अंदर लगी हुई है। मान लीजिए ये पृथ्वी की क्रस्ट है, क्या है बच्चे, क्रस्ट है कि नहीं, क्रस्ट है 0। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ रहती कि नहीं रहती है, ठीक है। अब मान लीजिए अंदर एक मशीन लगी हुई है, ठीक है, अंदर एक मशीन लगी हुई है, अंदर एक मशीन लगी हुई है, क्रस्ट है, जिसे बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसे बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। ठीक बच्चों, याद रखिएगा, इसे लिथोस्फीयर बोलते हैं और इसे एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर याद रखिएगा, जिसे दुर्बल मंडल भी बोलते हैं, दुर्बल मंडल। ठीक, अब मैंने बताया कि अपना जो ऊपर लिथोस्फीयर है, जिसे बोलते हैं ठोस है, लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट, भूपटल, ठोस है। तो अपना ठोस जो होता है द्रव के ऊपर हमेशा तैरता है। आपने पीपे का पुल देखा होगा, पुल जो रहता है 10-10 टन 20-20 टन उसके ऊपर से बाहर जाता है, लेकिन वो दबता है, फिर ऊपर उड़ जाता है, तो तैरता रहता है। ठोस वस्तु नहीं होगी, अगर वो खोखली है, कितने भी वजन होगी उसका, वो तैरेगी किसी भी। बड़ा सा जहाज़ देखे होंगे, ठीक है ना, विक्रांत जहाज़ देखे हैं अभी, कितना बड़ा जहाज़ है, जो अभी हमारी मोदी जी ने भी जो है इसको विशाखापट्टनम से लॉन्च किया था। तो वो जो है कितना बड़ा जहाज़ है, कितना बड़ा उसमें जो है हाईवे, मतलब वहाँ पे जो है वो उसको बनाया गया है कि एयरक्राफ्ट के लिए उतरने के लिए उसका जो है रनवे बनाया गया है। तो वहाँ पे इतना बड़ा है, तो वो तैर कैसे रहा है, आपके दिमाग में आया होगा ना। तो जब मैंने बताया ना कि हमारा जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी जो ऊपर का स्थल मंडल है, वो जल मंडल में मतलब नीचे तैर रहा है। जल मंडल नहीं कह सकते, उसे द्रव अवस्था है, उसमें तैर रहा है, जिसे बोलते हैं लिथोस्फीयर, दुर्बल मंडल बोलते हैं। जो नीचे यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, ये ऊपर द्रव भरा हुआ है, पूरा ये द्रव भरा हुआ है, ये क्या है, गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा द्रव, जिसे बोलते हैं मैग्मा। नीचे जाने पर दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने पर ताप बढ़ता है, याद रखिएगा, T प्रोपोर्शनल P, P प्रोपोर्शनल T, ऐसे बोल सकते हैं।
दाब बढ़ने पर ताप बढ़ता है। अगर मान लीजिए मैं इस रूम को पूरी तरह से बंद कर दूं, कहीं से सांस लेने की जगह भी ना रहे, तो मैं जब जब अपनी हवा छोड़ूंगा, मतलब जो मेरी एयर CO2 बाहर जाएगी, एक प्रकार की दीवार से टकरा के फिर मेरे पास आ गई, तो मेरे पर दाब लगाएगी। जब दाब लगेगा तो मैं ऑटोमेटिक मुझे गर्मी लगेगी, ठीक है। तो गर्मी लगेगी, हवा नहीं आ रही है मतलब नहीं है, क्योंकि दाब बढ़ रहा है। वो हवा के द्वारा जो अंदर गैस CO2 भर रही है, उस CO2 के द्वारा क्या प्रकार का दाब लग रहा है। दाब लगने से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। तो एक समय के बाद 0 से 100 किलोमीटर के बाद, जब जैसे आप 200 किलोमीटर के रेंज में पहुंचने वाले होंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मेल्ट अवस्था में क्या हो जाएगा, किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, मेल्ट अवस्था में आपको जो है गाढ़ा द्रव मिलने लगेगा। क्या मिलेगा, मेल्ट अवस्था में गाढ़ा द्रव, जिसे बोलते हैं मैग्मा। ये आखिर आया कहाँ से है? मैंने बताया ना, पृथ्वी के अंदर क्या है, मशीन लगी हुई है। मशीन कैसे, पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज हैं। उनमें से अगर मैं रेडियो एक्टिव खनिज की बात करता हूँ, रेडियो एक्टिव खनिज यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, अन्य भी रेडियो एक्टिव खनिज हैं, तो उनकी मैं बात करूँ तो पृथ्वी के अंदर दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। उनमें जब दबाव पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उनमें विस्फोट हो जाता है अंदर ही अंदर। तो वो जो नीचे मेटल है, नीचे चीज़ें, वो मेल्ट अवस्था में हो जाती हैं। दाब बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, मेल्ट अवस्था में, तो सारी चीज़ें मेल्ट अवस्था में। लेकिन पृथ्वी का ऊपरी भाग, क्योंकि 200 मीटर नीचे है, 200 किलोमीटर नीचे की बात हो रही है, 200 किलोमीटर तो बहुत दूर हो जाता है, समझ लीजिए एक बात। तो वहाँ पे क्या, क्योंकि सबसे जब, अगर मैं डेथ पॉइंट की बात करूँ, या मान लीजिए मैं आपका क्या किसकी बात करूँ, मैं अगर प्रशांत महासागर का सबसे निम्नतम बिंदु जो कहलाता है, दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे, एक मिनट, क्या है वो, अरे प्रशांत महासागर का जो निम्नतम बिंदु है, सबसे निचला बिंदु है, देखो दिमाग कई बार होता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन में इतना कुछ पढ़ा चुका आपको, एक बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो कई बार होता है बच्चों में, इसमें आप भी समझते हैं चीज़ें, टीचर हो चाहे ना हो, हर चीज़ें कभी कभी क्या होती हैं, किसी को चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी नहीं आ पाती उस समय। लेकिन अगर दिख जाए कहीं भी थोड़ा सा भी हिंट, तो तुरंत बता दी जाती हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रही है वो चीज़, एक मिनट, उसे कुछ बोलते हैं, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था, क्या होता है ना, कई बार बच्चों को चीज़ें जो है दिमाग में आते हुए भी नहीं समझ में आती हैं। वो कहीं मैंने देखा था, उस चीज़ को मैं क्या देखा क्या था, वो चीज़ याद रहती है दिमाग में। एक मिनट रुकना बच्चों, मैं आपको जो है चीज़ें बता रहा हूँ। वो हाँ, याद आ गया, मेरियाना ट्रंच बोलते हैं। तो सबसे निम्नतम में तो मेरियाना ट्रंच है, तो 11,000 कुछ मीटर में है। अब 11,000 कुछ मीटर का मतलब समझ रहे हो बच्चों, 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 200 लगभग किलोमीटर कहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेल्ट अवस्था मिलती है। अब समझिएगा बात, तो वहाँ पे मेल्ट अवस्था मिलती है। तो अब वहाँ पे मेल्ट अवस्था, तो वहाँ पे खनिज हैं, बड़े बड़े, मान लीजिए रेडियोएक्टिव तत्व हैं। ये एक प्रकार की, मतलब उन्होंने जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों, भूगोलवेत्ता, तो उन्होंने एक प्रकार का जंक्शन किया, उन्होंने चीज़ें बताई, उन्होंने जो है अंदर जाके, मतलब एक प्रकार का, यही जो P रेज में पढ़ाऊंगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और L रेज पढ़ाऊंगा, इनके द्वारा ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। कई बार प्रश्न आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता आप कैसे करेंगे, संक्षेप में बताइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता करने के लिए कौन सी तत्व जिम्मेदार हैं, संक्षेप में बताइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता करने में कौन सी तरंगें जिम्मेदार हैं, संक्षेप में बताइए। UPSC, PSC, अदर स्टेट एग्जाम ने कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। मैं आपको चीज़ें जब लेके आऊँगा, चीज़ें बताऊँगा कि P वेव्स का इंपॉर्टेंट रोल कैसे होता है, S वेव, तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, लेकिन अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो वहाँ पे एक प्रकार की मशीन लगी हुई जो हर चीज़ को गर्म कर देती है, क्योंकि नीचे क्या, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे है, तो सारी चीज़ मेल्ट अवस्था में है। तो मैग्मा वहाँ पे जो दुर्बल मंडल मैग्मा के रूप में है, इसी मैग्मा पर हम लोग की जो क्रस्ट है तैर रही है। अब तैर रही है, उसमें जो है हमारी क्रस्ट तैर रही है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है। मैं बताया 24 घंटा में हमारी पृथ्वी एक बार घूम जाती है, हमको पता चलता है कि मुझे पता चला मैं सुबह यहाँ पे इधर राइट देख रहा हूँ और शाम के मैं लेफ्ट में देखूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो मैं हमेशा राइट में देखता रहता हूँ, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा चुकी होती है। इतना पता है आपको बच्चों को, नहीं पता है, तभी तो समय में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता ही होगा, क्योंकि अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर, सन एक जगह पे अपने दीर्घवृत्ताकार एक जो है फोकस पर स्थित है, ये आपको पता होगा। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो हर चीज़ मूवमेंट है, हर चीज़ गतिशील है। हमें भी गतिशील बनना है, हमें स्टैटिक नहीं बनना है, हमें गतिशील बनना है, हमें स्थैतिक नहीं बनना। जो स्थैतिक रह गया वो ज़िंदगी में ढह गया, जो स्थैतिक रह गया वो ज़िंदगी में ढह गया, जो गतिशील रह गया वो आगे बढ़ गया। याद रखिएगा, जो
स्थैतिक रह गया वो ढह गया, जो गतिशील हो गया, जो गतिशील रह गया, जो गतिशील हो गया वो बढ़ गया। याद रखिए, हमेशा हमको गतिशील रहना, आगे बढ़ते रहना, हमें सबसे सीखना है कि जिस प्रकार अर्थ चारों ओर घूम रही है, रात दिन 24 घंटा घूमती है, उसी प्रकार हमको हमेशा आगे बढ़ते रहना, आगे गतिशील रहना है, आगे बढ़ते हुए प्रयास करते रहना है। रुकना नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं IAS अधिकारी बन गया तो कल को मैं रुक जाऊँ, नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है, और कुछ परिवर्तन लाना समाज में, और कुछ करके दिखाना समाज के लिए, वहाँ तक नहीं रुकना है मुझे, ठीक है ना। तो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि सक्सेस इज़ नॉट अ जर्नी, इट्स अ डेस्टिनेशन। एक प्रकार का डेस्टिनेशन है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो सक्सेस इज़ नॉट अ जर्नी, इट्स अ डेस्टिनेशन, याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था आपको, तो नीचे क्या है, एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड में क्या होता है कि कई प्रकार की जब ज़्यादा उसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो वो लिक्विड में जो है चट्टानें इधर उधर जो हैं क्रस्ट तैर रही हैं, अब तैर फोर्स लगा रही है, तो भू संचलन मैंने बताया था, अर्थ मूवमेंट भी होता है, ठीक, भू संचलन होता है। जब भी क्या होता है, भू संचलन होता है तो उसमें रेज निकलती हैं, उसमें कई प्रकार का जो है भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी आते हैं, इसी प्रकार आते हैं। तो मैं इसके बारे में चर्चा बता चुका आपको। कई बार होता है कि अर्थ के यहाँ से मान लीजिए पानी सिंक होके, यहाँ पे पानी मान लीजिए भरा हुआ है, यहाँ पे सिंक होके यहाँ पे चला गया, अब यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा है, वाष्प ऊर्जा बन जाती है। वाष्प ऊर्जा जैसे भाप ऊर्जा बोलते हैं, भाप का इंजन बनाया स्टीफन ने, ठीक है ना, जेम्स वाट ने बनाया भाप का इंजन। कैसे बनाया, ऐसे बनाया, कैसे बनाया, ऐसे बनाया, कैसे बनाया। अब भाप नीचे गया, पानी भाप बन गया, भाप बनने से भाप वाष्प ऊर्जा, अब वाष्प ऊर्जा के रूप में जो है चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है। अब भाई ऊपर तो कम ऊर्जा है, नीचे ज़्यादा ऊर्जा हो गई। अब ऊर्जा जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा है वहाँ पे कम ऊर्जा है, अब तो क्या है, डिसबैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब डिसबैलेंस हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन होगा, चाहे भूकंप आए, ज्वालामुखी आए, पर्वत पठार, मैदान, झरना, जलप्रपात, किसी न किसी का निर्माण होता है। तो ऐसे नेचुरल चीज़ों का निर्माण हुआ है जो आज प्राकृतिक चीज़ों के दृश्य बने हैं। मैंने बताया ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू हैं। हेड टेल होता है नहीं होता है, राइट रॉन्ग होता है कि नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आई है, कोई चीज़ आता है, तो उससे क्या होता है, अगर जन धन की हानि कहीं हुई है तो कहीं उसका मुनाफा भी हुआ है। अगर मान लीजिए कहीं भूकंप, ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी से कहीं मान लीजिए कोई मान लीजिए ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से मान लीजिए कई चीज़, बहुत सारे खनिज तत्व बाहर निकलते कैसे हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात, जो हीरे जवाहरात नहीं, सोना चांदी ऐसे नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें निकलती हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेटल निकलते हैं, जो कीमती मेटल निकलते हैं, बहुमूल्य मेटल निकलते हैं, यूरेनियम है, मान लीजिए बड़े बड़े भंडार जो निकलते हैं, मैंने बताया यूरेनियम के भंडार या प्लूटोनियम के भंडार जो निकलते हैं, कि कहाँ से निकलते हैं, जब सभी कहाँ से निकलते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से निकलते हैं। आसपास के क्षेत्र में जो है मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, लावा जो बाहर निकल के आता है, मैग्मा जो लावा बन जाता है, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, काली मिट्टी जो कि कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो ये चीज़ें क्या होती है, कहीं ना कहीं इसका गलत इफेक्ट, नेगेटिव प्रभाव है तो कहीं पॉजिटिव प्रभाव है। कई सारी स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं, कई सारे मनोरम दृश्य बन जाते हैं। तो इससे हमको जो हमारा देश में, अगर हमारे देश में बने तो हमारे देश में रेवेन्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे देश में रेवेन्यू मिल जाता है। इससे जो टूरिज्म का रेवेन्यू होता है, जो पर्यटन रेवेन्यू होता है वो भी मिल जाता है, हमारी GDP में ग्रोथ आ जाता है। अभी क्या है, JNK में जो है, वो JNK के रीजन में लिथियम के और प्लूटोनियम के कई सारे भंडार हैं, कई सारे यूरेनियम के भंडार हैं, लिथियम के भंडार अभी मिले हैं हमको जो है। तो ये चीज़ें क्या कर देती है, हमारे देश को ग्रोथ करती है ना। अगर भंडार मिल गए हमको, हमारे पास अच्छे संसाधन हैं, उनको निकाल लेंगे हम बाहर, तो हमारे देश का ग्रोथ हो जाएगा, हमारे देश की GDP बढ़ जाएगी, GNP बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, और हम लोग की जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा विकास होगा, हमारा देश का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं उसकी हर चीज़ की अपनी एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हमारे ज्वालामुखी के क्षेत्र के आसपास के गांव, कहीं आसपास पानी है, कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, अब भूकंप आया, वहाँ पे त्रासदी हो गई, लेकिन आसपास भूकंप आने से कहीं पे क्या है, मान लीजिए क्रैक हुआ, वहाँ पे एक प्रकार का गड्ढा बन गया, वहाँ पानी भर गया, झील भर गई, चारों तरफ अच्छा दृश्य है, और वहाँ पे लोग जाके सेल्फी लेने लगे, वहाँ पे एक पर्यटन दृश्य बन गया, और वहाँ लोग जाने लगे, वहाँ से रेवेन्यू आने लगा। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट कहाँ है, उसके जस्ट अपोजिट पड़ा। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे भूकंप आया, वहाँ पे सारी लोग, बस्तियाँ, हज़ारों लोग मर गए और हज़ारों लाखों का नुकसान हुआ। इधर नुकसान हुआ, इधर भरपाई करने के लिए एक दूसरा चीज़ भी यहाँ पे जनरेट हो गया। तो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। इस बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ नेगेटिव पूरी तरह से नहीं होती है, लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव लेके चलेंगे तो नेगेटिव ही रहेगी। हर जैसे वेपन्स बनाया गया, वेपन्स तो बनाया तो गया है, लेकिन उसके दो उपयोग हैं। अगर सही लोगों के हाथ में पड़ा तो रक्षा करता है, अगर गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो विनाश भी कर देता है। वही वेपन्स, वही गोली है, वही वेपन्स है, वही चीज़ बनाई गई है, लेकिन इसको यूज़ करने वाले ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, डिपेंड करता है कि कौन किसका किस प्रकार यूज करता है। एक कलम है, ये इंक है, ये मान लीजिए मार्केट से मैं लिख रहा हूँ, इससे पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ने का काम करा रहा हूँ। अभी मगर इसी इंक को मैं किसी दूसरे के ऊपर ऐसे कर दूँ तो उसके पड़ जाएगी, उसका कपड़ा पूरा ख़राब हो जाएगा। दो उपयोग हो गए। एक पेन से हम लिखते हैं, पेन कभी तलवार का भी काम कर देता है, कभी लिखने का काम कर देता है।
जो तलवार नहीं कर सकते वो पेन कर सकता है। तो हर चीज़ के दो उपयोग हमेशा याद होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है आप पर। तो आपको हमेशा पॉजिटिव बनना है, आपको हमेशा उसका सही उपयोग करना, आपको ऐसा उपयोग करना जिससे समाज का कल्याण हो, समाज का अनभला ना हो, ऐसी चीज़ें नहीं करनी आपको, ठीक है। तो बीच में मैंने बताया था आपको मोटिवेशन संदेश दूंगा, तो यही मोटिवेशन संदेश है मेरा, यही बीच में मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने बता दी कि कौन सी फैक्ट्री लगी है, कौन सी मशीन लगी है, मशीन आपको बता दिया है। ऐसी मशीन लगी है जो ऊर्जा को बाहर की ओर निष्कासित करती है। तो यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें जो है आंतरिक बल के बारे में बता दिया है। अब मैं जल्दी से बाह्य बल के बारे में चर्चा कर लूँगा। बाह्य बल, बाह्य बल क्या होते हैं बच्चों? जिसे बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक याद रखिएगा, एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक, एक मिनट, एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होता है कि जो पृथ्वी पर आंतरिक बलों के द्वारा बनी स्थलाकृतियां हैं, पहाड़ पर्वत हैं, उनमें ये क्या कर देते हैं? काट छांट कर देते हैं। मतलब क्या? अनच्छादन कर देते हैं। अनच्छादन मतलब आवृत्तिकरण कर देते हैं। आवृत्तिकरण मतलब क्या होता है? ये बाह्य बल का मतलब होता है विनाशकारी बल। विनाशकारी बल। मान लीजिए पर्वत है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है? वेदरिंग हो गया, अपक्षय हो गया। अब इसमें क्या अपक्षय हो गया? इसका ऊपरी भाग टूट के नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हवा ने उसको उड़ा के यहाँ पे ले गए, यहाँ पे छत्रक का निर्माण हो गया, कहीं किसी चीज़ का और निर्माण हो गया। तो ये क्या हो गया कि वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, इसके बाद निक्षेपण, डिस्पोजिशन हो गया। तो इसमें 3 चीज़ आएंगी, मैं बताऊंगा आपको। तो ये क्या विनाशकारी बल होते हैं, लेकिन इससे भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, लेकिन ये विनाशकारी प्रक्रिया, क्योंकि ये जो आंतरिक बलों द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ हैं उनको ही गिराकर उनसे ही नई चीज़ें बनाई जाती हैं। ये बाह्य बल होता है। एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है, मतलब इसमें क्या होता है? इसे बोलते हैं अनच्छादन क्रिया। अनच्छादन, अनच्छादन का मतलब होता है आवृत्तिकरण। शब्द को याद रखिए, आवृत्तिकरण। इसे बोलते हैं सतह का, ऊपर की सतह को क्या करना? हटा देना, ठीक है। ऊपरी सतह का क्या कर देना होता है? आवरण या सतह का हटाना। आवरण या सतह का हटाना। आवरण या सतह का हटाना। ऊपरी, कैसे सतह? ऊपरी सतह, ऊपरी सतह का हटाना, याद रखना। आवरण या ऊपरी सतह का हटाना। तो इसको हटाने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, याद रखिएगा। अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, और इसके बाद निक्षेपण होगा। अपक्षय, वेदरिंग, कई बार पूछता वेदरिंग क्या है? इरोजन, इसके बाद डिपोजिशन, डिपोजिशन। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, 3 चीजें होती हैं। अपक्षय क्या होता है? ये एक प्रकार की क्या होती है? गतिक, स्थैतिक एवं गतिक प्रक्रिया होती है। स्थैतिक एवं गतिक प्रक्रिया होती है। कैसे? स्थैतिक कैसे होती है? जैसे मान लीजिए जो चट्टानें हैं, चट्टान है, मान लीजिए चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर गिरना, चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर गिरना, ठीक है ना। अपने मूल स्थान पर गिर गई, यहीं पे टूटी है और टूट के यहीं पे अपने मूल स्थान पर गिर गई यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? स्थैतिक हो गया। लेकिन टूटकर जो नीचे आएंगी भाई, जब टूटकर इसके सहारे ढाल सारे नीचे आएंगी स्पीड में, तो क्या? गतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो वेदरिंग क्या होता है? मतलब अपक्षय होता है। इसे बोलते हैं क्या? अपक्षय। स्थानिक एवं गतिक प्रक्रिया है। स्थानिक और गतिक। स्थानिक मतलब अपने स्थान पर गिरना, और जब गिरते हुए आती हैं गति से, उसे गतिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो ठीक है, इसमें 3 कारक होते हैं जो इसको करते हैं, मतलब अपक्षय करने वाले 3 कारक हैं। 3 कारक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक, भौतिक कारक, रासायनिक कारक, ऐसे नहीं हो जाते हैं, ऐसे वेदरिंग नहीं होगा, ऐसे चट्टानें टूटेंगे। भौतिक कारक, जैविक कारक। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण जैविक कारक बताता हूँ। केंचुआ आप देखे थे? जहाँ पे केंचुआ रहते थे वहाँ की ऊपर की मिट्टी, पहले तो हम गए एक बार, तो जहाँ पे मिट्टी ऐसे हमने पैर अपना मारा तो मिट्टी बिल्कुल धसी नहीं, वैसे थी। एक फिर बरसात के बाद हम फिर एक बार गए, मतलब वहाँ पे चलते हुए गए, हमने कहा इस मिट्टी में तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा था। दूसरी बार हम मिट्टी में पैर रखे तो हमारा जो है आधा इतना पैर अंदर घुस गया। हमने सोचा ये कैसे हुआ, देखे तो आसपास वहाँ पे केंचुए नजर आ रहे थे। केंचुए ऊपर की मिट्टी की ऊपर सतह को कमज़ोर कर देते हैं। तो जैविक कारक, अपक्षय करने में जो जैविक कारक, उसमें केंचुए का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। भौतिक कारक में 3 चीज़ें आती हैं, ताप, वर्षा और तुषार, जिसे बोलते हैं फ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रॉस्ट। ताप, गर्म ठंडा हुआ, भुरभुरी होगी ज़मीन, गिर जाएगी नीचे। वर्षा हुई, मान लीजिए यहाँ पे एक दरार थी
हल्की सी यहाँ पे एक पठार टाइप का था, यहाँ पे दरार थी, यहाँ पे पानी भर गया, वर्षा से पानी भर गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पानी भरने से क्या हुआ, हल्का हल्का पानी भर गया। अब यहाँ पे ताप हो गया ज़्यादा, चटकन पड़ गई। थोड़ी देर बाद क्या, तुषार फ्रॉस्ट हो गया, मान लिया हवा चल गई। अब ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा फोर्स लगा और नीचे ढह के नीचे आ गई। तो क्या हो गया, इसमें 3 कारक, भौतिक, रासायनिक। रासायनिक कारक वहाँ पे जहाँ चूना पत्थर वाले प्रदेश होते हैं, जहाँ पे कुछ केमिकली चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ पर बहुत रासायनिक कारक काम कर देते हैं, जो वेदरिंग का काम कर देते हैं, जो अपक्षय काम कर देते हैं, चट्टानों को तोड़ने का काम कर देते हैं। तो 3 कारक मैंने आपको बता दिए हैं, भौतिक कारक जिसे यांत्रिक कारक बोलते हैं, रासायनिक और जैविक कारक। अगर भौतिक कारक के द्वारा अपक्षय हो रहा है तो उसे बोलते हैं भौतिक अपक्षय, अगर रासायनिक कारक के द्वारा होता है तो उसे बोलते हैं रासायनिक अपक्षय, अगर जैविक कारक के द्वारा अपक्षय हो रहा है तो उसे बोलते हैं जैविक अपक्षय। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इरोजन, ठीक है ना, ये क्या है, गतिक और बाह्य प्रक्रम प्रक्रिया है, मतलब बाह्य कारकों के द्वारा प्रक्रिया की जाती है, गतिक होती है। और ये बाह्य चीज़ों के द्वारा, मतलब बाह्य चीज़ों हस्तक्षेप, बाह्य कारकों के हस्तक्षेप के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। कैसे, जैसे मैं बात करूं कि अब चीज़ जो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अपक्षयित चीज़, अपक्षयित चट्टान है, अपक्षयित चट्टान है, अपक्षयित चट्टान है, छोटे कंकड़ पत्थर के ऊपर टूट गई यहाँ पे। अब इरोजन क्या हो जाता है कि जो अपक्षयित चीज़ें हैं, अपक्षयित चट्टान है, उसको एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। तो ले जाने वाले जो कारक होते हैं इसके, उसमें जो है कौन से, पवनों के द्वारा, पवनों के द्वारा ले जाया जाता है, पवनों के द्वारा, नदियों के द्वारा, हिम प्रवाह। ठीक है, 3 चीज़ मुख्यतः याद रखिएगा कि पवनों के द्वारा, नदियों के द्वारा, हिम प्रवाह के द्वारा, तटों के द्वारा, समुद्री तटों के द्वारा, याद रखिएगा, समुद्री तटों के द्वारा, समुद्री तटों के द्वारा, समुद्री तटों के द्वारा, पवनों के द्वारा, नदियों के द्वारा, हिम प्रवाह के द्वारा, समुद्री तटों के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो समुद्री तटों के द्वारा और ये नदियों के द्वारा, मैंने इस 4 चीज़ें बता दी है। तो अपर्दन के मुख्यतः 4 कारक होते हैं, पवनों के द्वारा, नदियों के द्वारा, हिम प्रवाह के द्वारा, समुद्री तटों के द्वारा। मतलब जो चीज़ें अपक्षय चट्टानें होती हैं, इनको एक जगह से स्थान उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, किसके द्वारा, इसके द्वारा। ये एक प्रकार का गतिक और बाह्य प्रक्रिया होता है, बाह्य कारकों के हस्तक्षेप के द्वारा होने वाली प्रक्रिया होती है। बाह्य कारक कौन से होते हैं, पवन बाह्य कारक है, नदी बाह्य कारक, हिम प्रवाह समुद्री तटों के द्वारा। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि अपर्दन ऐसे होता है। ठीक है ना, मतलब अपक्षयित चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अपर्दन कहलाता है, और ले जाने वाले कारक अपर्दन कारक कहलाते हैं। और जब दूसरे स्थान पर लेकर उस वहाँ पे छोड़ दी जाती है, मान लीजिए यहाँ से चीज़ें उठाई गई और यहाँ पे लेके यहाँ पे छोड़ दी गई, हवा के द्वारा ले गई, मान लीजिए छोटे छोटे धूल कण, और यहाँ पे शुष्क प्रदेश में छोड़ दी गई। अब शुष्क प्रदेश में हवा को छोड़ दी गई तो इसे बोलते हैं निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। तो अपक्षय अपर्दन निक्षेपण, तो अपक्षय अपर्दन निक्षेपण हो गया, अक्षय का काम तो हो गया। अपर्दन और निक्षेपण स्थलाकृतियाँ कई बार आती हैं कि अपर्दन या निक्षेपण के द्वारा, अपर्दन निक्षेपण के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती, जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, या मान लीजिए कह सकते हैं निक्षेपण किसका परिणाम है, अपक्षय और अपर्दन का परिणाम निक्षेपण होता है। निक्षेपण ऐसा नहीं हो जाता, डिपोजिशन ऐसा नहीं होता है, अपक्षय और अपर्दन का परिणाम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए कई बार पूछता है कि अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ क्या बोली जाती हैं, निक्षेपण और अपर्दन कृत स्थलाकृतियाँ। तो कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है जो नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है ना, अब पवनों के द्वारा कहाँ बनाई जाएंगी, शुष्क प्रदेशों में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाएंगी, शुष्क प्रदेशों में बनाई जाएंगी। नदियों के द्वारा कहाँ बनाई जाएंगी, नदियों के द्वारा बनाई जाती हैं वहाँ पर जहाँ पर क्या होती है, अर्ध जलवायु वाला प्रदेश होता है। अर्ध जलवायु वाले प्रदेश में नदियों के द्वारा स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, पवनों के द्वारा शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में बनाई जाती हैं। समुद्री तटों के द्वारा काम बनाई जाती हैं, जहाँ पर समुद्री तरंगें आती हैं, वहाँ पर समुद्री तटों के द्वारा स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जहाँ समुद्री तरंगें आती हैं। नदियों के द्वारा अर्धशुष्क प्रदेशों में, और पवनों के द्वारा शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। किसके द्वारा, कौन से परिणाम होते हैं, अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम होता है। कौन किसका परिणाम होगा, अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम, अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। हिमनद के द्वारा भी बनती हैं, हिम प्रवाह मैंने बताया, हिम प्रवाह हिमनद, इसके द्वारा भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। तो यहाँ तक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ें हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमें क्वेरी कोई है तो टेक्स्ट, इंस्टाग्राम
फेसबुक का हमारा पेज है, और हमारे जो है आप टेलीग्राम चैनल में आके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है विनाल, ये विनाल एकेडमी है, विनाल एकेडमी। ये फेसबुक का है, एफबी का है, ये इंस्टाग्राम का है। इसके बाद हमारा जो है टेलीग्राम में भी है। टेलीग्राम में आप जो है जियोग्राफी ऑप्शनल नाम से है ग्रुप, जियोग्राफी ऑप्शनल, और दूसरा ग्रुप है विनाल एकेडमी। ये चीज़ें हैं 3। यहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को आनंद लिया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है, तो मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो भी चीज़ आपको बता रहा था वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्यों बच्चों, आ गया ना? अगर नहीं आया है तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, फिर आप हमको क्वेरी बताएंगे, फिर अगली क्लास में आके आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन आज हमने जो धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल हैं उसको हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं बची है जो मुझे अब बताने की ज़रूरत है। मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने बता ही दिया सारी चीज़ें, अब कोई चीज़ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं बची बड़ी है। अब मुझे कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली क्लास पे। अगली क्लास पे ऐसे धमाकेदार पॉइंट को लेके आएंगे, ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास हमारी जो है इंडियन ज्योग्राफी की रहेगी। उस पर हम लोग जो अपवाद तंत्र का जो हम लोग का प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र बचा था उस पर डिस्कस करेंगे। और फिर अगली जो क्लास आएगी हमें थर्ड, जो अगली इसके बाद क्लास आएगी वो हमारी फिर जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की रहेगी। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद बीच में हम लोग किसी दिन जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो ज्योग्राफी में आ सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर दोस्तों। लेकिन चलने से पहले फिर आज एक मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं। इन तूफानों से कह दो, इन तूफानों से कह दो हार कर बैठना हमारी फितरत नहीं है। इन तूफानों से कह दो, तूफान मतलब मुसीबतों, इन तूफानों से कह दो हार कर बैठना हमारी फितरत नहीं है। हरा कर बैठना हमने सीखा है, हरा कर बैठना हमने सीखा है, हार कर नहीं। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, आप ये मोटिवेशन थॉट का मतलब भी समझ चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।